नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को प्रमोट करें और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आप प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसके लिंक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें अगर आपको वो प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ताकि और लोग भी देखें और जानें कि जनगणमन 24/7 क्या काम कर रहा है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफी तो दे दी है, लेकिन उनके ससुर और पूर्व बीएसपी सांसद अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी के लिए हानिकारक बताते हुए उनकी गलतियों को अक्षम्य करार दिया है। और ये घटनाक्रम कल हुआ था, जब आकाश आनंद ने के उस सार्वजनिक माफीनामे के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए मायावती को अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु और बीएसपी को सर्वोपरि बताया है। अब इस पूरे प्रकरण में बीएसपी के आंतरिक समीकरणों और भविष्य की राजनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती ने सीमित विकल्पों की वजह से आकाश को एंट्री दी है, यानी कि उनको पता है कि शायद ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। आखिर मायावती के बाद बीएसपी में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर कार्यकर्ताओं में चर्चा बनी रहती है और ऐसे में मायावती के पास ऐसी सूचना ना हो, ये असंभव है। अब आकाश आनंद ने कल एक बहुत ही भावनात्मक चिट्ठी लिखी और उस पर आकाश आनंद ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों के लिए मायावती और बीएसपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, और मैं उनको कोट कर रही हूं, कि मेरी पिछली एक्स पोस्ट की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ और कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करता हूं। आकाश ने यह भी कहा कि वे अब अपने रिश्तेदारों, खासकर ससुराल वालों की सलाह को अपने राजनीतिक फैसलों में बाधा नहीं बनने देंगे। उन्होंने मायावती को बहुजन समाज की ग्लोबल नेता और दलितों की मसीहा बताते हुए कहा कि मैंने बीएसपी सुप्रीमो से ही राजनीति सीखी है और उनके बिना मेरा कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। मैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। आकाश ने यह भी वादा किया कि वे अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ का अन्य सलाहकारों के प्रभाव से मुक्त रहकर केवल मायावती के नेतृत्व में काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद को इसके पहले पार्टी ने निकाला था और उसके बाद अब माफी उनको दे दी और मायावती ने उनको वापस इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब क्या है? आज हमारे साथ कैप्टन दिनेश चंद्रा जुड़ रहे हैं, जो कि एक बीएसपी एक दलित एक्टिविस्ट है और दलित मूवमेंट के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। कैप्टन चंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आकाश आनंद का दोबारा इस तरीके का पत्र लिखना, ये क्या संकेत देता है दिनेश जी? नीलू जी, संकेत बहुत साफ है। वो मायावती जी का राजनीतिक सोच क्या है और आकाश आनंद की मजबूरी क्या है। वैसे मायावती जी की भी मजबूरी है, जैसा आपने पहले बताया कि शायद विकल्प उनकी सेकंड लेवल की लीडरशिप का और कोई विकल्प है नहीं। और अगर जो मैं ये कहूं कि कोई देयर इज नो अदर लेवल ऑफ लीडरशिप इन बीएसपी अदर देन द टॉप लीडरशिप, आई थिंक आई विल बी करेक्ट सेइंग सो। नहीं, तो मायावती इसका जी, क्या है? इसका मतलब क्या है कि क्या मायावती अब अपनी सेकेंड रंग लीडरशिप को लेकर चिंतित है कि भाई उनके बाद पार्टी को कौन चलाएगा और उनके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो आकाश आनंद को आगे बढ़ाएं? पार्टी को कौन चलाएगा ये एक अलग सवाल है। सेकंड रंग लीडरशिप या सेकंड लेवल लीडरशिप ये अलग मुद्दा है। देयर इज, मैंने पहले बताया कि कोई टॉप लीडरशिप के बाद कोई लेवल नहीं है। और पार्टी को कौन चलाएगा, यस, ये एक मुद्दा है। और शायद इसी वजह से आकाश आनंद को दोबारा बुलाया गया और उनको डिक्टेट किया गया कि तुम ये लिखो। जो जो माफीनामा इन्होंने लिखा है उससे उससे साफ मालूम देता है कि माफीनामा डिक्टेट किया हुआ है। अब अगर जो हम बीएसपी का भविष्य और मायावती जी का भविष्य देखें, आकाश आनंद का भविष्य देखें, तो मैं ये कह सकता हूं कि आकाश आनंद की सोच बीएसपी में कहीं बेहतर है बहन जी की सोच से, जो मेरा अपना आकलन है। क्योंकि अगर जो हम देखें कि आकाश आनंद को पहली बार एक्सपेल क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने जो
रूलिंग पार्टी है उस पर कुछ सवाल पैदा किए, वो शायद बहन जी को पसंद नहीं आए और उसी वजह से उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई। फिर उनको शामिल किया गया, दोबारा फिर उनको निष्कासित किया गया, क्योंकि फिर से उन्होंने बेबाक शब्दों में अपनी बात कही। लेकिन मजबूरी होने की वजह से आकाश आनंद को तो लेना पड़ा, लेकिन और जो स्वतंत्र विचारधारा के लीडर्स हैं उनके यहाँ, उनको एक्सक्लूड किया गया जानबूझ के, कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के परिवेश में जहां पर कि वोटर अंधभक्त ना होके थोड़ा अपने दिमाग से सोचने लगा है, खासतौर से मैं बीएसपी वोटर की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वो वोटर छिटक के जो दूसरे लीडर से आजादी स्वतंत्र रूप से सोचते हैं उनके पास चले जाएं। शायद इसलिए उनको नाकाम करने की एक कोशिश है। लेकिन कैप्टन चंद्रा, ये भी चीज है कि उनके पास, मायावती के पास विकल्प नहीं है, ये साफ दिख रहा है, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अपने भतीजे को बुलाना ही पड़ा। लेकिन इसका असर, ये जो प्रक्रिया है कि भाई एक बार आप निकालो, फिर एक बार उनको फिर से बुलाओ, फिर निकालो, फिर बुलाओ। अब जैसा आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो पत्र है ये डिक्टेट किया हुआ पत्र है, हो सकता है मायावती ने उनको डिक्टेट किया हो कि भाई आप ऐसे ऐसे माफीनामा लिखिए, उसके बाद हम उसको एंडोर्स कर देंगे। लेकिन अब जैसे अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, अब उनसे मायावती की नहीं पड़ती और उसको उनको पब्लिकली कह दिया, और ये तो उनका फैमिली मैटर भी है, तो इसका असर पार्टी में क्या जाएगा? और अशोक सिद्धार्थ पार्टी से तो अभी भी जुड़े हुए हैं, क्या वो पार्टी से छिटक जाएंगे या अलग थलग हो जाएंगे? क्या इसका असर क्या देखते हैं आप बाकी लीडर्स पर? असर देखिए, मेरे कई सारे जो क्लोज जानने वाले हैं वो बीएसपी में हैं, और जैसा आपने शुरू में बोला कि उनमें एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो डेफिनेटली जब वोटर और कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कतई नहीं होगा। भले उन्होंने दोबारा आकाश को बुला लिया हो, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कतई नहीं होगा। और दूसरा, ये सब अंदरूनी आंतरिक मुद्दे होते हैं पार्टी के, इनको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उजागर करना ये किसी पार्टी के लिए घातक होता है, चाहे वो बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो। आंतरिक मुद्दे आपस में बैठ के कमरे के अंदर सुलझाए जाते हैं, न कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और ये बीएसपी लगातार करती आई है। शुरू से आप देखिए, नसीरुद्दीन सिद्दीकी को निकाला और बहुत सारे लोग निकाला। नहीं, बट कैप्टन चंद्रा, क्या मायावती ये रियलाइज नहीं करती कि पब्लिकली अगर इस तरीके से करेंगी तो पार्टी की तो सिर्फ केवल हंसी होगी, लोग हंसेंगे पार्टी को देखकर, मायावती को लोग हल्के में लेंगे कि भाई एक बार आप निकालते हैं, एक बार आप बुलाते हैं। अब पार्टी की अंदरूनी मजबूरी जो भी हो, मायावती की और भी कोई मजबूरी हो, लेकिन मायावती को एक बहुत ही कमजोर और मजबूत नेता के तरह ये एपिसोड प्रोजेक्ट करता है। मुझे नहीं लगता, अगर जो ये सारी घटनाक्रम देखा है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोचती हैं कि पार्टी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर जो इतना जो सोच लेती हैं उसके बावजूद ऐसा कर रही हैं, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से पार्टी हितों को ध्यान में न रख के वो केवल अपना सोच और अपने हित ध्यान में रख रही है। लेकिन आकाश आनंद का वापस आना, क्या आपको लग रहा है कि बीएसपी को वाकई में कोई नई ऊर्जा दे सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक बार निकालना, फिर दोबारा उनको इंडक्ट करना, फिर निकाल देना, फिर इंडक्ट करना, तो इससे कोई नई ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये जो इनके पास बची बचाई ऊर्जा थी वो भी खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों में। इस एपिसोड से साफ साफ क्या झलकता है कि मायावती एक कमजोर, विकल्पहीन एक नेता इस समय नजर आ रही हैं, जो कि इस समय बिल्कुल पतन की ओर है। मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मजबूर और विकल्पहीन नेता है, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं। मायावती को जी, कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन विकल्पहीन, मजबूर जरूर कहूंगा। वो उनकी अपनी कुछ कमजोरियां रही होंगी जिनकी वजह से मजबूर है वो आज जो रूलिंग सत्ता है उसकी उसमें। नहीं, तो बार बार जो मायावती के ऊपर एलिगेशन लगते हैं वो यही है कि भाई जो उनके केसेस हैं सीबीआई वाले और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाले, उसके चलते बीजेपी के आगे वो सरेंडर कर चुकी हैं। यही मैसेज क्या बीएसपी के कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज पूरी तरह से चला गया है? और ऐसे में बीएसपी का भविष्य आखिर है क्या? एक ऐसी पार्टी जिसको काशीराम ने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बनाया था,
आज वो जाते 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 आज मायावती ये बीएसपी को कहाँ लेकर आके उन्होंने खड़ा कर दिया है। देखिए, आज मायावती जी के पास दो तरीके के वोटर्स हैं। एक मैं पढ़ा लिखा वोटर है, जिसको मैं प्रबुद्ध नहीं कहूंगा, पढ़ा लिखा वोटर है, और जिसने, मैं थोड़ा अब अलोकतांत्रिक भाषा तो नहीं कहूंगा, लेकिन साफ साफ मैं बोलता हूं, ये वो वोटर है पढ़ा लिखा जिसने मायावती जी के शासनकाल में खूब पैसा कमाया है। मेरे बहुत सारे जानने वाले खूब पैसा कमाया है। तो वो मायावती जी के भक्त इसलिए हैं क्योंकि उनको मौका मिला पैसा कमाने का और अच्छी अच्छी पदों पर रहने का। एक ये वोटर है। दूसरा वोटर है गांव का, जो उनका सॉलिड वोटर है, और जिसको अंधभक्त भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक खास श्रद्धा है मायावती जी के लिए कि ये हमारी अपनी है, अगर जो हमें लूट भी रही है, जो भी कर रही है, तो हमारी अपनी। उस गांव वाले को बेचारे को ये नहीं पता कि हर हाल में लूट वही रहा है, चाहे मायावती जी लूटे और चाहे मोदी जी लूटे, लूट वही रहा है। लेकिन अब आज अंबेडकर जयंती है, आज अंबेडकर जयंती है, और देखिए चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, वो तो अमेरिका गए हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, और आज अंबेडकर जयंती के दिन, आज ठीक एक दिन पहले अगर आकाश आनंद को वापस लेकर आई हैं, तो आज अंबेडकराइट्स के बीच में मायावती ने क्या मैसेज दिया एक तरीके से पूरे देश को, और दलित कोई मैसेज रिसीव नहीं किया, भले मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंबेडकराइट्स ने कोई मैसेज रिसीव नहीं किया। तो आज ये मेरा आखिरी सवाल है आपको कि आज मायावती, आज क्या बिल्कुल उनको हम शून्य समझेंगे? वो बिल्कुल मायावती जीरो हो चुकी हैं, और उन्होंने क्या सरेंडर कर दी, इस तरह से सरेंडर बीजेपी के सामने कर दिया है कि अब उनको अपनी पार्टी का हित अनहित कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने वोट बैंक के खिसकने की भी परवाह नहीं है, बिल्कुल कौन सी दिशा में चलती हुई नजर आ रही है मायावती? जीरो नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई है, और उसकी खास वजह यह है कि जो दलित वोटर है उसके पास इनको छोड़ के और कोई विकल्प नहीं है। वो कोशिश कर रहा है विकल्प ढूंढने की, लेकिन विकल्प है नहीं। वो कहीं पर भी जाता है तो उसको यही एहसास दिलाया जाता है कि वो दलित है, वो एक अलग वर्ग का है, मेन स्ट्रीम में उसको नहीं लिया जा सकता है। सारी पार्टियां ये एहसास दिलाती हैं उसे। ऐसी परिस्थितियों में जब दलित वोटर अपना लीडरशिप ढूंढने की कोशिश करता है या खड़ा करने की कोशिश करता है, तो यही शक्तियां उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं होने देती। तो मजबूरी उसकी यह है कि वो बहन जी की तरफ ही देखता है। जब बहन जी की तरफ देखता है तो बहन जी को शून्य हो जाना, शून्य हो गई ये कहना उचित नहीं होगा। यस, कमजोर हैं, और मैं कह दूं भीरू प्रवृत्ति की हो चुकी हैं, मजबूरियां उनकी अपनी हैं, जो कुछ हम समझते हैं, शायद हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, वो ऐसी मजबूरियां हो सकती जो हम नहीं जानते, लेकिन मजबूरियां हैं। कमजोर नहीं है, वो शून्य नहीं है। आपने कहा कि वो कमजोर नहीं है, शून्य नहीं है, लेकिन मजबूर हैं। अब ऐसे मजबूर नेता को, ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि जो पार्टी कार्डर है बीएसपी का, वो ऐसे मजबूर नेता को ढोते ढोते कितना लंबा आगे बढ़ पाएगा, कितना दूर तक जा पाएगा? कोई ना कोई एक सिचुएशन तो आए। बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, ये पक्का है। तो आपने कहा कि दलित वोटर अपना विकल्प ढूंढेगा। हाँ, तो अगर दलित वोटर विकल्प ढूंढेगा तो इसका मतलब यह है कि मायावती को अपनी एक सीमा नजर आ रही है सामने कि भाई आज हम कितने दिन चल पाएंगे, और फिर नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी शायद। ओके। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा, वो ये कि शायद आकाश आनंद कैन परफॉर्म बेटर इन द एब्सेंस ऑफ मायावती। ओके, आपने कहा कि आकाश आनंद बेहतर परफॉर्मेंस मायावती की एब्सेंस में कर पाएंगे, तो लेकिन जब तक मायावती जिंदा है तब तक तो मायावती अपने सक्सेसर को खोज नहीं रही है। उन्होंने कह दिया है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।
तो यानी कि मायावती जब तक हैं तब तक कोई सेकंड लीडर है ही नहीं, तो आकाश आनंद इसके बाद क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। आपका बहुत बहुत पता शुक्रिया नहीं। कैप्टन आनंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।